सिर्फ 14 साल की रेजिना और उसका 18 साल का बॉयफ्रेंड रिकी जोन्स घर से भागते हैं शादी करने के लिए, लेकिन 6 महीने बाद अपने घर से करीब 2000 मील दूर रेजिना का कंकाल मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि मरने से पहले रेजिना के बाल काटे गए थे, उसे कई दिनों तक बांध कर रखा गया था और बड़ी बेदर्दी के साथ उसे टॉर्चर किया गया था। यहाँ उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। और जब इस दरिंदगी की कहानी में आपको सुनाऊंगा तो यकीन मानिए आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। देखिए, 14 साल की उम्र में सभी नाबालिग होते हैं। अगर आप भी इसी उम्र के हो या आपके मिलने में कोई इस उम्र का है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और उन लोगों को भी दिखानी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि कम उम्र में इस तरह की बेवकूफ़ी करने का क्या अंजाम होता है। यहाँ 14 साल की रेजिना और उसके 18 साल के बॉयफ्रेंड को लग रहा था कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये दोनों ह्यूस्टन में रहा करते थे और इन दोनों निब्बा निब्बियों को लग रहा था कि यहाँ इनकी प्यार भरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इन्होंने एक रात प्लान बनाया कि वो यहाँ से भागकर सीधा मैक्सिको चले जाएंगे और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और इसीलिए एक रात वहाँ से भाग निकले और हाईवे पर जा पहुंचे। इनके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लिफ्ट मांग लें। तो ये वहीं पर खड़े होकर लिफ्ट मांगने लगे। तभी एक ट्रक ड्राइवर जो कि मैक्सिको की तरफ ही जा रहा था, उसने साइड में अपना ट्रक रोका और ये दोनों अब उस ट्रक ड्राइवर के साथ मैक्सिको के लिए निकल पड़े। और यही आखिरी बार था जब रेजिना को जिंदा देखा गया था। इसके बाद इसके साथ जो हुआ वो जानकर आप सच में दहल जाएंगे। सब कुछ बताऊंगा आपको इस कहानी के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारी वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, इस तरह की क्राइम वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और टाइम लगता है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाँच मई 1975 के दिन रेजिना वॉल्टर्स नाम की इस लड़की का जन्म हुआ था। इसके माता पिता का नाम कैरोलिन और जेरी वॉल्टर्स था। ये पूरा परिवार पहले ह्यूस्टन टेक्सास में ही रहा करता था, लेकिन यहाँ इनके माता पिता के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इन दोनों ने अलग होने का सोच लिया और इनका तलाक भी हो गया। यहाँ पिता जेरी ह्यूस्टन टेक्सास में ही रहा करता था, तो वहीं रेजिना की माँ कैरोलिन पेसेडीना रहने चली गई। इन दोनों के बच्चे रेजिना और उसके भाई की कस्टडी उसके पिता को मिली और वो कभी कभी मिलने के लिए अपनी माँ के पास भी आया करते थे। और यहाँ 4 फरवरी 1990 के दिन भी रेजिना और उसका भाई अपनी माँ से मिलने के लिए पेसेडीना गए हुए थे। वहाँ ये 2-3 दिनों के लिए रहने वाले थे। 4 फरवरी की ही रात को 9:30 बजे रेजिना ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझसे मिलने के लिए मेरा दोस्त बाहर आया है और मैं उसके साथ थोड़ा घूमने के लिए जा रही हूँ। लेकिन यहाँ उसकी माँ ने उसे जाने से रोक दिया, क्योंकि रात का टाइम था और वो अभी सिर्फ 14 साल की लड़की थी। यहाँ उसके साथ कुछ भी हो सकता था, तो उसकी माँ ने मना कर दिया। लेकिन यहाँ रेजिना को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, और इसीलिए वो अपनी माँ के साथ लड़ाई करने लगी कि तुम मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देती हो। दोनों में लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हुई कि यहाँ रेजिना ने अपनी माँ के मुंह पर ही घर का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से बाहर निकल गई। लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। उसकी माँ कैरोलिन भी थोड़े गुस्से में थी, तो वो भी अपने कमरे में सो गई और सुबह उठकर उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी बेटी अभी तक वापस आई है या नहीं। उसने बस इमेजिन कर लिया कि रेजिना रात को वापस आ गई होगी और अपने कमरे में सो रही होगी। यहाँ कैरोलिन सुबह उठी और अपने ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन जब वो शाम को वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि यहाँ रेजिना तो है ही नहीं, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि रेजिना आखिर है कहाँ पर। रेजिना का पता लगाने के लिए उसकी माँ ने उसके सारे दोस्तों को फ़ोन करके पूछा कि कहीं रेजिना उनके पास तो नहीं आई है, लेकिन सभी ने मना कर दिया। कैरोलिन ने परेशान होकर यहाँ रेजिना के पिता जेरी को फ़ोन किया, जो कि ह्यूस्टन में था। उसने जेरी से पूछा कि क्या रेजिना तुम्हारे पास आई है। तो यहाँ जेरी पलटकर कैरोलिन को ही समझाने लगा कि रेजिना तो तुम्हारे पास थी, तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए थी और तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रही है।
तो यहाँ कैरोलिन ने जेरी को बताया कि रात को वो ऐसे ऐसे लड़ाई करके घर से निकल गई थी, लेकिन इन दोनों को पता था कि रेजिना ये काम पहले भी कई बार कर चुकी है और वो ऐसे अपने माता पिता से गुस्सा होकर घर से भाग जाती थी, लेकिन वो 4-5 घंटे बाद वापस भी आ जाया करती थी। लेकिन यहाँ तो लगभग 24 घंटे हो चुके थे और अभी तक रेजिना की कोई खबर नहीं थी। इसके बाद कैरोलिन ने फ़ोन काटा और जाकर आस पड़ोस में लोगों से पूछने लगी कि क्या किसी ने रेजिना को देखा है, लेकिन यहाँ किसी ने कुछ नहीं देखा था। तो अब यहाँ कैरोलिन सीधा पुलिस के पास गई और वहाँ रेजिना की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। यहाँ उसने रेजिना की 2-4 फोटोज भी पुलिस वालों को दी और यहाँ पुलिस वालों ने पोस्टर्स वगैरह बनवाए और शहर की सड़कों पर लगवा दिए। उसके ऊपर इनाम भी रखा गया कि जो भी इस लड़की की खबर देगा हम उसे इनाम देंगे। लेकिन यहाँ 5 दिन बीत चुके थे और अभी तक रेजिना की कोई खबर नहीं मिली थी। और अब यहाँ 6ठे दिन रेजिना की माँ कैरोलिन के पास एक कॉल आई। ये कॉल किसने की थी ये पता नहीं चल पाया। यहाँ उस आदमी ने सिर्फ ये बताया कि जिस दिन रेजिना गायब हुई थी उसने उस दिन रेजिना को रात के टाइम 2 लड़कों से बात करते हुए देखा था। उन लड़कों में से एक का नाम था रिक्की ली जॉन्स, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, और दूसरे का नाम था गिब्स ली वैन, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। लेकिन ये दोनों कोई आम लड़के नहीं थे, ये दोनों इस इलाके के क्रिमिनल थे। चोरी चकारी करना, किसी के भी साथ मारपीट वगैरह किया करते थे और इनका जेल आना जाना भी लगा रहता था। तो आखिर यहाँ रेजिना को इन बदमाशों से क्या काम था कि वो इनसे बात कर रही थी? असल में ये जो रिक्की था वो रेजिना का बॉयफ्रेंड था। जिस दिन ये कॉल कैरोलिन के पास आई थी तो उसने सीधा जाकर पुलिस को इस बारे में बताया कि मुझे एक कॉल आई है और इन दोनों लड़कों का नाम मुझे बताया गया है। पुलिस फौरन इन दोनों को ढूंढना स्टार्ट करती है और शाम होते होते गिब्स को पुलिस पकड़ लेती है। अब यहाँ गिब्स से सख्ती से पूछा गया कि बता रिक्की और रेजिना कहाँ हैं। तो यहाँ गिब्स ने बताया कि रिक्की और रेजिना तो यहाँ से मैक्सिको भाग गए हैं और वहाँ जाकर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी और वो दिक्कत ये थी कि रिक्की शहर से बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि वो पेरोल पर बाहर आया हुआ था। जी हाँ, सिर्फ 18 साल की उम्र में वो पेरोल भुगत रहा था। अब यहाँ पुलिस को उसे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसने रूल तोड़ा है। और यहाँ पुलिस ने पूरे अमेरिका की पुलिस को अलर्ट कर दिया कि ये लड़का जहाँ भी दिखे उसे अरेस्ट कर लिया जाए। इसके अलावा यहाँ पुलिस ने रेजिना का भी पूरा डाटा नेशनल डाटाबेस सेंटर पर लगा दिया क्योंकि ये दोनों अपने शहर को छोड़कर जा चुके थे, इसीलिए पुलिस को बाहरी पुलिस की भी मदद लेनी पड़ी। खैर, अब 2 हफ्तों का टाइम बीत चुका था और अब यहाँ पर रेजिना के पिता जेरी को एक कॉल आई। ये कॉल किसने की थी पता नहीं चल पाया। खैर, यहाँ कॉल करने वाले ने पूछा कि क्या तुम रेजिना के पिता बोल रहे हो? तो यहाँ जेरी ने कहा कि हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ कॉलर ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो जेरी ने कहा कि बताओ आखिर मेरी बेटी कहाँ है, वो किस हाल में है, मुझे बताओ, मुझे उससे मिलना है। लेकिन यहाँ उस कॉलर ने कहा कि अभी इतनी जल्दी मैं तुम्हें उसका एड्रेस नहीं दे सकता, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि वो एक पुराने खंडर के अंदर पड़ी हुई है और उसके शरीर के साथ मैंने कुछ चेंजेस भी कर दिए हैं और तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे। ये चीज़ सुनते ही जेरी टूट गया। उसने बोला कि सिर्फ मुझे इतना बता दो कि मेरी बेटी रेजिना जिंदा भी है या नहीं। लेकिन इस कॉलर ने बिना जवाब दिए फ़ोन काट दिया। ये कॉल एक पब्लिक बूथ से किया गया था। इसके बाद पुलिस ने इस नंबर को ट्रेस किया कि आखिर ये कॉल आई कहाँ से है। तो ये कॉल कैरोलिन के घर से 200 मील दूर से की गई थी। लेकिन इसके बाद भी पुलिस को इस अनजान आदमी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। कई हफ्तों तक रेजिना और रिकी को ढूंढा गया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे एक केस ठंडा पड़ता जा रहा था। सभी इस केस के बारे में भूल चुके थे। रेजिना यहाँ फरवरी 1990 को गायब हुई थी और अब सितंबर 1990 आ चुका था। कई महीने बीत चुके थे लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। यहाँ इलिनॉय के रहने वाले एक किसान ने जब अपने खेत में बने हुए एक झोपड़े को तोड़ने का सोचा ताकि वो जगह पर और ज्यादा खेती कर सके, तो झोपड़े को तोड़ने से पहले वो अंदर के सभी जरूरी सामान को एक एक करके बाहर निकालना स्टार्ट करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नजर पड़ती है कोने में पड़े हुए कंकाल पर। उसे देखकर वो पूरी तरह से दहल गया था। वो किसान वहां से डर कर भागा और तुरंत पुलिस को फोन करके इस कंकाल के बारे में बताया। पुलिस वहां पहुंची और पुलिस देखते ही समझ गई कि ये जो कंकाल यहाँ पर पड़ा हुआ है ये
काफी टाइम से यहाँ पड़ा है और इसी वजह से कंकाल पूरी तरह से गल भी चुका था। इस लाश की स्थिति का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि पुलिस को ये देखकर पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये लाश असल में किसी आदमी की है या फिर औरत की है। लेकिन उस कंकाल का जो सर का साइज था वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। उसे देखकर सभी ये समझ गए कि ये जरूर किसी बच्चे का कंकाल है। जिसके बाद इस कंकाल को सीधा ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि इस लाश को यहाँ पर पड़े हुए तकरीबन 1 साल बीत गया है। डॉक्टर ने ये भी बताया कि ये एक लड़की का कंकाल है और यहाँ उसकी मौत गले को तार से कसने की वजह से हुई है और यहाँ उसके गले को एक बार नहीं बल्कि 15 से 16 बार तार से कसा गया था। यहाँ उस कंकाल की जो गले की हड्डी थी उसके ऊपर तार से कसने के निशान थे। लेकिन यहाँ इतना ही नहीं था बल्कि इस लड़की के साथ कई बार बहुत बुरी तरीके से बलात्कार भी किया गया था। इसके अलावा जिसने भी ये किया था उसने इस लड़की को मारने से पहले उसके अंदरूनी अंगों को भी यहाँ रेजर डाल कर काट दिया था। ये सारे निशान उसकी हड्डियों पर मिले थे। यहाँ तुरंत पुलिस ने अब इस कंकाल के डीएनए को नेशनल डाटाबेस सेंटर में मैच किया और ये परफेक्ट मैच हो गया रेजिना वॉल्टर्स के साथ। लेकिन जैसे ही टेक्सास पुलिस को ये पता चला कि रेजिना के साथ ये सब हुआ है तो वो भी हैरान हो गए। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर रिकी जिसके साथ रेजिना भागी थी वो कहाँ पर है। अब क्योंकि अंतिम बार रेजिना को रिकी के साथ ही देखा गया था तो यहाँ सबका शक सीधा रिकी के ऊपर गया। जरूर इसी ने रेजिना की जान ली होगी। लेकिन यहाँ अमेरिका के अंदर जो FBI होती है उनका एक क्राइम प्रोफाइलर होता है जो विक्टिम और अक्यूज की प्रोफाइल बनाता है और वो बताता है कि क्राइम करने वाला कैसा हो सकता है। और यहाँ FBI की प्रोफाइलर के अनुसार रिकी ये काम नहीं कर सकता था क्योंकि जिस तरह का जोर इस बच्ची के शरीर के ऊपर लगाया गया है वो एक 18 साल का लड़का नहीं लगा सकता था। वो कोई बड़ा आदमी ही कर सकता था। इसके अलावा प्रोफाइलर ने बताया कि ये काम जरूर ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो देश भर में घूमता रहता हो। या तो कोई सेल्समैन होगा या फिर कोई ट्रक ड्राइवर या कोई टैक्सी ड्राइवर होगा। क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए कहाँ टेक्सास और कहाँ इलिनॉय सैकड़ों किलोमीटर का फासला था। और यहाँ आखिर में प्रोफाइलर ने बताया कि ये व्यक्ति जरूर ऐसा है जो अपने विक्टिम को दर्द में देखकर बहुत अच्छा महसूस करता होगा। वो जरूर एक साइको किलर होगा। उसे लोगों को दर्द देना पसंद होगा। इसके सिर्फ 3 दिनों बाद ही यहाँ पुलिस को एक बार फिर से उस झोपड़े से तकरीबन 3 मील दूर एक और ऐसा ही कंकाल मिलने की खबर आई। जी हाँ, और जब इस कंकाल की पुलिस ने ऑटोप्सी करवाई तो पता चला कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि रिकी का ही था। आपने बिल्कुल सही सुना, रिकी का भी यही हाल किया गया था। लेकिन उसके साथ इतनी जबरदस्ती नहीं की गई थी बल्कि उसे सिर्फ मार दिया गया था। अब यहाँ एक बार फिर से पुलिस पूरी मेहनत से इस आदमी को ढूंढ रही थी। लेकिन अब 1 साल का समय बीत चुका था और उस किलर का कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। खैर, अब टाइम बीतता गया और ये केस फिर से धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। अब यहाँ इस कंकाल को मिले 3 महीने बीत चुके थे। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन फिर एक पुलिस वाले की हिम्मत और उसकी सूझबूझ ने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने सोचा न था। यहाँ एरिजोना में एक पुलिस ऑफिसर रात को हाईवे पर अपनी ड्यूटी कर रहा था तो वहाँ उसने देखा कि एक ट्रक सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ है लेकिन वो ट्रक स्टार्ट था। और यहाँ अमेरिका में ऐसे कोई भी ट्रक को हाईवे के बीच में रोक नहीं सकता है। तो पुलिस वाला उस ट्रक ड्राइवर का चालन करने उस ट्रक के पास गया लेकिन उसने देखा कि ड्राइवर केबिन में तो कोई है ही नहीं। तभी उस पुलिस वाले को एक महिला के चीखने की आवाज़ आई और ये आवाज़ इस ट्रक के अंदर से ही आ रही थी। पुलिस वाले ने थोड़ी देर उस ट्रक को बाहर से खटखटाया और तभी एक आदमी पीछे के दरवाजे को खोलकर नीचे आया और उतरते ही उसने वापस दरवाजे को बंद कर दिया। पुलिस वाले ने भी पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये अंदर से चीखने की आवाज़ें किसकी आ रही है। तो यहाँ वो ट्रक वाला कहने लगा कि दरअसल वो मेरी बीवी है जो अंदर है और वो मेरे साथ कुछ मस्ती मजाक कर रही थी। लेकिन पुलिस वाले को इस पर शक होने लगा और उसने पूछा कि भाई ऐसा कौन सा मस्ती मजाक चल रहा है जिसमें इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही हो। और उसने ड्राइवर से दरवाज़ा खोलने के लिए बोला। तभी उस आदमी ने अपनी जेब में रखी
गन निकाली और पुलिस वाले पर तान दी और वो कहने लगा कि चुपचाप निकल जाओ, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पुलिस वाला भी काफ़ी दबंग पुलिस वाला था। उसने कहा कि मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ, तुम सिर्फ औरतों और बच्चों को अपना शिकार बनाते हो, तुम्हारा सामना किसी मर्द से नहीं हुआ होगा। और फिर पुलिस वाले ने तुरंत फुर्ती दिखाई और उस आदमी की गन को वहीं पकड़कर नीचे गिरा दिया और उसे तबीयत से धोया और उसके बाद उसे हथकड़ियाँ लगाकर गाड़ी में बिठा दिया। अब जैसे ही वो पुलिस वाला उस ट्रक के दरवाजे को खोलकर अंदर घुसा तो वहां उसने जो देखा उसे देखकर वो दंग रह गया। जी हाँ, ट्रक के अंदर एक पूरा हॉरर सीन चल रहा था, मानो जैसे कोई डार्क वेब में आ गया हो। पूरे ट्रक में डार्क और हॉरर लाइटें लगी हुई थी और जमीन पर कई जगह पर खून पड़ा हुआ था और सब तरफ टॉर्चर करने वाले औजार पड़े हुए थे। वहां उसने देखा कि एक लड़की बंधी हुई पड़ी है और उसके शरीर के कई हिस्सों से खून निकल रहा है। जी हाँ, और उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। जैसे इस लड़की ने पुलिस वाले को देखा तो वो पुलिस वाले से मदद मांगने लगी कि मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। खैर, पुलिस ने तुरंत उस लड़की को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। अब पुलिस की पूरी टीम यहाँ पहुंच चुकी थी और इस ट्रक की जांच कर रही थी। यहाँ उनको जांच करते समय कई औजार मिले और इन्हीं औजारों से ये आदमी अपने विक्टिम को दर्द दिया करता था और उन सभी औजारों के ऊपर खून लगा हुआ था। ये चीज़ें देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए थे कि ये कैसे उस लड़की को तड़पा रहा था। खैर, पुलिस को इस ट्रक में एक कैमरा भी मिला और कुछ फोटोज भी पड़े हुए मिले। पुलिस ने उन फोटोज को देखा और वो फोटोज 10 से 12 अलग अलग विक्टिम की थी। जब वो पुलिस वाले उस फोटोज को देख रहे थे तब एक फोटो उनको जानी पहचानी लगी। जी हाँ, कुछ टाइम पहले टेक्सास पुलिस द्वारा एक फोटो रिलीज की गई थी और वो फोटो थी रेजिना वॉल्टर्स की और उन 10-12 फोटोज में रेजिना की भी एक फोटो शामिल थी और ये फोटो रेजिना के मरने के जस्ट पहले खींची गई थी। तो आखिर ये सब हो क्या रहा था और ये खूंखार दरिंदा कौन था? तो यहाँ उस ट्रक ड्राइवर का नाम रॉबर्ट वेन रोड्स था। रॉबर्ट का जन्म आयोवा में हुआ था। रॉबर्ट छोटी सी उम्र से ही लड़ाई झगड़े करता था और रॉबर्ट का पुलिस स्टेशन आना जाना चलता रहता था। इसके बाद इसने गाड़ियां चुरानी भी शुरू कर दी और इस पर कई केसेस भी चल रहे थे। यह असल में मरीन कोप बनना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर कई केस चल रहे थे, जिसके बाद वो एक ट्रक ड्राइवर बन गया। रॉबर्ट की 3 शादियां हुई थी, लेकिन तीनों ही नहीं टिकी और यहाँ इसकी तीनों ही पत्नियों ने बताया कि आदमी हमेशा उनको टॉर्चर किया करता था कि जैसे वो कोई जानवर हो, इसीलिए उन्होंने इसे तलाक दे दिया। खैर, अब पुलिस वालों ने जब इससे सख्ती के साथ पूछना शुरू किया तो फिर इसने अपने 30 साल की हैवानियत की दास्तान सुनाई। उसने बताया कि ये 70 के दशक से ही ये घिनौना काम करता आ रहा था और ये अमेरिका का एक बहुत ही खूंखार सीरियल किलर बन चुका था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करता था जहां महिलाएं शामिल हो, चाहे वो लिफ्ट मांग रही हो या उन्हें कहीं इधर उधर जाना हो। ये सामने किसी सड़क पर खड़ी हुई महिला से पूछ लेता था कि आपको कहीं जाना हो तो मैं छोड़ देता हूँ, और जैसे ही कोई महिला इससे हाँ करती तो ये उन्हें ट्रक में बिठाकर ले जाता और उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देता। यहाँ रॉबर्ट ने 50 से ज्यादा लोगों को मारने की बात खुद कबूली है, लेकिन उसे अब ये तक याद नहीं कि उसने किस टाइम पर किसे और किस तरीके से मारा था। इसने बताया कि उस रात को भी रेजिना और रिक्की ने भी इससे लिफ्ट मांगी थी। ट्रक में आते ही उसने रिक्की को मार पीट कर बांध दिया, फिर उसके सामने ही रेजिना के साथ बहुत बुरी तरह से और कई बार किया और फिर शुरू हुआ हैवानियत भरे टॉर्चर का दौर। उसने रेजिना के बाल काट दिए और अपने खूंखार औजारों से उसके साथ दरिंदगी की। रेजिना और रिक्की ने बहुत रहम की गुहार लगाई। वो कहते थे कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमने तो बस एक लिफ्ट मांगी थी, हम किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर भी इस दरिंदे ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने काफ़ी लंबे टाइम तक रेजिना को बिल्कुल नग्न अवस्था में बंदी बनाकर रखा और फिर उसे चैन की मौत भी नहीं दी। मरने वाले दिन उसने रेजिना को कपड़े दिए और हिल्स पहनाई और फिर उसके कई फोटोज खींचे और फिर उसके गले को तार से तब तक दबाता रहा जब तक कि उसकी सांसें बंद ना हो गई, जिसके बाद उसने एक धारदार हथियार से उसके अंदरूनी पार्ट्स भी काट दिए
फिर उसकी लाश को एक खेत में बने झोपड़े में फेंक दिया। आप खुद देखिए, रेजिना की ये अंतिम 2 फोटोज है जिसमें साफ तौर पर उसके चेहरे पर कितना डर दिखाई दे रहा है। रॉबर्ट ने बताया कि रेजिना की ये फोटोज उसके मरने से सिर्फ 1 घंटे पहले की है। आज रॉबर्ट की उम्र तकरीबन 78 साल हो चुकी है और आज वो इलिनॉय के ही एक जेल के अंदर बंद है। उसे कोर्ट द्वारा पता नहीं क्यों मृत्युदंड नहीं दिया गया, सिर्फ उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वो भी बिना पैरोल की, यानी कि वो मौत आने तक जेल के अंदर ही अपनी सजा काटेगा। तो ये थी रेजिना की दुखद कहानी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या बच्चों को अपने माँ बाप की बात नहीं माननी चाहिए? क्या उन्हें ऐसे ही किसी चंद दिनों वाले प्यार पर इतना भरोसा कर लेना चाहिए? यहाँ रेजिना की माँ उसे रोक रही थी, लेकिन रेजिना बिना कुछ सुने रिकी के साथ भाग गई और इन दोनों को ऐसे ट्रक ड्राइवर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए था। खैर, ये तो थी आज की क्राइम स्टोरी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।